देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसवी करियर एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास की ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर। हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में ऑप्टिक्स क्या है, लाइट क्या है, लाइट का नेचर क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, लाइट को रिप्रेजेंट कैसे किया था वो हमने देखा। आज हम बात करेंगे पहला फिनोमेना जो लाइट से रिलेटेड है, ये अगले 2-3 लेक्चर्स तक चलेगा। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बेसिक्स की। रिफ्लेक्शन है क्या, रिफ्लेक्शन को गवर्न करने वाले कौन से ऐसे लॉज हैं, और हम देखेंगे प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म किस तरीके से होती है और उस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है। जब आप एक प्लेन मिरर यानी आईने के सामने यानी शीशे के सामने सुबह सुबह वही कंघी उंगी करते हो, तो जो इमेज आपको दिख रही है खुद की, वो कैसे बन रही है और उस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप प्लान कर रहे हो एनटीएससी या कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक ओलंपियाड में अपीयर होने के लिए, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। चलो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की और सवाल पूछते हैं असल में रिफ्लेक्शन है क्या, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पहले बात नहीं कर रहा, नॉर्मल रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। मान लो आपने किसी को बॉल फेंकी ना, बैटिंग कर रहा है कोई दोस्त आपका, तुमने बॉल फेंकी और बॉल उसके बैट से लग के वापस तुम्हारे पास आ गई, तो मैं बोलूंगा बॉल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बैट। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, किसी चीज का किसी चीज से टकराना और टकरा के वापस आ जाना, दैट इज माई रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, अगर आपको याद होगा, मैं लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था एक रे से, मैं लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था एक रे से, है ना। मान लो मेरा ये कोई सरफेस है, ये कोई प्लेन सरफेस है, ऐसा कोई सरफेस है, और लाइट इसकी तरफ ऐसे आ रही है। लाइट एक रे की फॉर्म में इसकी तरफ आ रही है, ये डेफिनेटली इस सरफेस से टकरा के वापस इसी तरफ मुड़ जाएगी। मेरी लाइट रे आई, टकराई और सेम मीडियम में मुड़ गई, सेम मीडियम में मुड़ गई। मतलब जिस मीडियम से चली थी, मान लो एयर से लाइट चली थी, किसी वॉल से टकराई, तो टकरा के वापस कहां आ गई, एयर में ही आ गई। इस फिनोमेना को मैं नाम दे रहा हूं रिफ्लेक्शन। अगर आपने इसी को डिफाइन करना है रिफ्लेक्शन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज अ फिनोमेना, इट इज अ फिनोमेना in which a ray of light, या simply in which light after striking, टकराने के बाद, after striking an object bounces back, टकरा के वापस आ रही है, bounces back कहां पर, सेम मीडियम में, to the same medium। ये एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर रे ऑफ लाइट, मान लो ये मेरा एक हाथ है, रे ऑफ लाइट आ रही है और टकरा के वापस इस तरफ आ जा रही है, दैट इज माय रिफ्लेक्शन। तो सिंपल भाषा में लाइट का टकराना, टकरा के वापस आ जाना, दैट इज माय रिफ्लेक्शन। बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है। तो मुझे पता लग गया रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट आई, टकराई, टकरा के सेम तरफ मुड़ गई, सेम मीडियम में मुड़ गई, है ना, सेम मीडियम में मुड़ गई। अब बात आती है यार, अब सर आप बात बताओ मुझे एक, ये लाइट टकराने के बाद, ये लाइट क्या टकराने के बाद ऐसे भी मुड़ सकती थी सर ये इधर भी मुड़ सकती थी सर, क्या ये इधर भी मुड़ सकती थी। कैसे पता लगेगा
कि ये लाइट टकराने के बाद यही मुड़ी या इधर गई या इधर गई या इधर गई, ये चीज कैसे पता लगेगी, ये चीज कैसे पता लगेगी, इसको डिफाइन करने के लिए हमें दो लॉज दिए गए जिसे मैं बोलूंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उन लॉज को समझने से पहले तीन चार डेफिनेशन, तीन चार चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो पहले हम वो देखते हैं, राइट? पहले हम वो देखते हैं वो चीजें क्या है। एक बार यही डायग्राम मैं फिर से बनाने की अगर कोशिश करूं, मान लो ये मेरा कोई सरफेस है, ये मेरा कोई सरफेस है। सर आप ऐसी लाइनें क्यों बना रहे हो? बताऊंगा थोड़ी देर में। मान लो कोई रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई, जहां टकराई ना, जिस पॉइंट पे टकराई वहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। किसके? इस सरफेस के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगा, और टकराने के बाद मान लो ऐसे चली गई, लाइट आई, टकराई और टकरा के वापस मुड़ गई, दैट इज रिफ्लेक्शन हो रही है, दैट इज रिफ्लेक्शन हो रही है। अच्छा, ये आने वाली रे जो आई और टकराई, इसको मैं बोलता हूं इंसिडेंट रे। दिस इज माय इंसिडेंट रे। जो रे आई और टकरा रही है जिस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे भी, उस रे को नाम दिया मैंने इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे टकराई, ध्यान से देखना, इस सरफेस पे ऐसे टकराई, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक डॉटेड लाइन मैंने बनाई है जिसको मैं नाम देता हूं नॉर्मल, जिसको मैं नाम देता हूं नॉर्मल। दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो? 90 डिग्री में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जिस भी सरफेस पे टकराई, जहां पर टकराई, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे टकराई दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो रे आई दैट इज इंसिडेंट रे, जहां पे टकराई दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उस पॉइंट पे मैंने इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची, डॉटेड लाइन खींची, इसको नाम दिया नॉर्मल, राइट? अब ये रे टकरा के जा रही है, हालांकि है तो सेम रे, जो आई वही टकरा के गई, जो रे आई वही टकरा के वापस गई, है तो रे सेम, बट इसका नाम हम अलग देंगे, इसको मैं बोलता हूं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, जो रे आके रिफ्लेक्ट हो गई दैट इज माय रिफ्लेक्टेड रे। हालांकि ये रे सेम है, यही रे है सेम, बट नाम अलग अलग दिया कन्वीनियंस के लिए, ताकि पता लगे जो आके टकराई इंसिडेंट रे से उसे डिनोट किया, जो टकरा के चली गई, जो रिफ्लेक्ट हुई, उसे मैंने रिफ्लेक्टेड रे बोला। दो तीन चीजें और जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत कुछ इन पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी ये चीजें आती हैं वेल एंड गुड, नहीं आती है तो आगे का सारा काम दिक्कत देगा। क्या? ध्यान से देखना, इंसिडेंट रे मेरी आई और टकराई इस पॉइंट पे, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसे मैं स्मॉल आई से डिनोट करता हूं, एंड दिस स्मॉल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे डिफाइन कैसे करूंगा? दैट एंगल, या फिर द एंगल मेड बाय, किसने बनाया? इंसिडेंट रे ने। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद, किसके साथ? विद नॉर्मल। इस चीज में कई बच्चे गड़बड़ी करते हैं। दिस इज नॉट माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं ये रे ऑफ लाइट आई, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये रे ऑफ लाइट आई, दिस एंगल इज 30 डिग्री, मान लो ये रिफ्लेक्ट होके गई। अगर मैं पूछूं यहां पर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, बच्चे यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री नहीं है। मुझे क्या करना है? मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है। दिस एंगल इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है? अरे नॉर्मल मतलब ये 90 डिग्री, नॉर्मल का मतलब क्या होगा? ये एंगल 90 डिग्री, किसके साथ? सरफेस के साथ। इफ दिस इज 30, दिस मस्ट बी 60। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट 30, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्रीज। तो याद रखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना किसके साथ है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बना किसके साथ है? इट इज मेड विद नॉर्मल। सिमिलरली
जो रे टकरा के गई यानी रिफ्लेक्टेड रे, उसने जो एंगल अगेन नॉर्मल के साथ बनाया दैट इज माय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं आर से डिनोट कर रहा हूं क्या, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इसे डिफाइन करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज दैट एंगल विच इज मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे, किसके साथ, विद नॉर्मल। लिखूंगा दिस इज एंगल मेड बाय विच रे, रिफ्लेक्टेड रे, किसके साथ, विद नॉर्मल, विद नॉर्मल। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए, ये कुछ टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, वो डॉटेड लाइन जो मैंने इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाई, कहां, जहां पर मेरी इंसिडेंट पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। फिर हमने देखा व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मेरी इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया। व्हाट इज माय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया है ना, नॉर्मल के साथ बनाया। बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये चीजें पता है तो अब हम मूव ऑन करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, कि असल में जब ये रिफ्लेक्शन हो रही है तो किस तरीके के लॉज ये रे फॉलो कर रही है, ताकि मुझे पता तो लगे कि अगर रे ऐसे आई है तो यहां गई है, यहां गई है, यहां गई, टकरा के किस दिशा में गई वो पता लगे। इसके लिए वी हैव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें जो दूसरा लॉ है ना, सेकंड नंबर का लॉ, दो लॉज है हमारे पास। दूसरा लॉ समझ आ जाता है सबको, पहला लॉ समझा नहीं पाते कई लोग और बच्चों को थोड़ा दिक्कत भी होती है, ध्यान से समझना। व्हाट इज द टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की लॉ ध्यान से समझो। ये मेरा कोई सरफेस है, ये मेरी एक रे आई जिसको नाम दिया मैंने इंसिडेंट रे, दिस इज माय नॉर्मल, दिस इज माय नॉर्मल, लिख लेते हैं इसको, दिस इज माय नॉर्मल, दिस इज माय इंसिडेंट रे, और ये टकरा के कुछ ऐसे गई मान लो, इसको मैं क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्टेड रे। इस एंगल को I से डिनोट करूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को R से डिनोट करूंगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या बोलता है, लॉ नंबर 1, पहले लिख लो और सुन लो, फिर मैं इसे समझाता हूं, ध्यान से समझना पड़ेगा। मुझे बोल रहा है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एंड नॉर्मल lie on same plane, lie on same plane। बच्चे इस लॉ को रट लेते हैं और ऐसा 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 का ऐसा खा लेते हैं और ऐसे की ऐसे एग्जाम में उल्टी कराते हैं, बट अगर कोई पूछे उनसे यार इसका मतलब क्या है, बत्ती गोल सब पता नहीं। ध्यान से समझना, मान लो, ध्यान से समझना इस चीज को, मान लो मुझे पास आके थोड़ा समझाना पड़ेगा। मान लो ये मेरी इंसिडेंट रे आई, ये मेरा नॉर्मल था और ये मेरी रे रिफ्लेक्ट होके गई। इस मार्कर को समझो, ये मेरी इंसिडेंट रे आई, ये ब्लैक मार्कर मेरा इंसिडेंट रे डिनोट कर रहा है, ध्यान से देखना, दिस इज माय इंसिडेंट रे, ऐसे किसी चीज से टकराई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई एंड दिस इज माय नॉर्मल, रे आई, नॉर्मल, रिफ्लेक्ट हुई। बोल रहा है ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में लाई करेंगी। अब समझ रहे हो, एक प्लेन में, ऐसा नहीं हो सकता कि ये रे आई गई नॉर्मल ऐसे, ये ऐसे नहीं जा सकती। अब ध्यान से देखना, ऐसा नहीं हो सकता ये ऐसे चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता ये ऐसे चले जाए। ध्यान से देखना, ये तीनों रेस एक ही प्लेन में लाई करेंगी, एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए, सिंगल प्लेन पे। ये हाथ मेरा एक प्लेन है, इस पे लाई करेगी। ऐसा नहीं हो सकता
ये रे ऐसे आई और ये टकरा के इधर चली गई, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। आई होप चीज समझ आई होगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दोनों एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी। यानी इन्हें मैं एक कागज पे रख सकता हूं, इन्हें मैं एक प्लेन में रख सकता हूं, एक प्लेन में मैं इन्हें लगा सकता हूं, ऐसे एक प्लेन में रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता ये इधर चली जाए तो ये दो तो एक प्लेन में और ये कहीं और जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑल दीज थ्री थिंग्स, कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, नॉर्मल जो हमने खुद बनाया, और रिफ्लेक्टेड रे, दे आर ऑन सेम प्लेन। यानी मैं इसे ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता हूं। अब ऐसा नहीं हो सकता ये आई, ये रे आई और टकरा के यहां कहीं चली गई, इसी प्लेन पे बनानी पड़ेगी, इसी प्लेन में ये रे रहेगी, राइट? और ये लॉ हमेशा वैलिड है। किसी भी तरह के सरफेस पे टकराए यार, किसी भी तरह के सरफेस पे टकराए, स्मूथ पे, रफ में, कहीं भी, ये लॉ हमेशा वैलिड है। और मेरा सेकंड लॉ जो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, बोल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to my angle of reflection। यानी जिस एंगल पे ये रे आई है नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसे बोलता हूं। जिस एंगल पे, फॉर एग्जांपल मान लो ये 30 डिग्री पे आई, तो ये जाएगी भी 30 डिग्री पे, किसके साथ? नॉर्मल के साथ। ऐसा नहीं हो सकता 30 डिग्री पे आई और कुछ ऐसे चली गई, ऐसे चली गई किसी एंगल 60 डिग्री पे, दिस इज नॉट पॉसिबल। जिस एंगल पे ये लाइट टकराएगी, टकराने के बाद उसी एंगल पे इसने जाना है, ये मेरा सेकंड लॉ बोलता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर ये किसी की नॉलेज समझ नहीं हो रहा ऑप्टिक्स पे तो उसे बोले इसका 10th क्लास के बच्चे की खासकर यार इसका मतलब समझा दे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन का मतलब समझा दे, कईयों को दिक्कत आएगी। अब आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ये सेम प्लेन पे लाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता इंसिडेंट रे ऐसे आई और टकरा के बाहर निकल गई इधर इस तरफ, या इधर चली गई, या इधर आ गई, सेम प्लेन पे लाई करेंगी। अगर ऐसे आएगी तो ऐसे ही जाएगी, सेम प्लेन पे लाई करेगी। कोई लाइट ऐसे आई, इस व्हाइट बोर्ड पे टकराई, तो इसने ऐसे ही जाना है। ऐसा नहीं हो सकता यहां आई और वहां चली गई, सेम प्लेन पे इधर टकरा रही है, ऐसे आ रही है, तो सेम प्लेन पे ऐसे जाएगी। तो ये तीनों एक प्लेन पे लाई करेंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दीज आर माय टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब चाहे सरफेस ना अनइवन भी हो, मान लो ये सरफेस प्लेन नहीं होता जिससे टकराई, कुछ अनइवन भी है, अनइवन भी है, तो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है पूरी तरह, तो भी मेरे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है पूरी तरह। मैं बोलूं सर एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, एंगल आई और आर सेम होने चाहिए। मान लो यहां टकराई, मान लो ये यहां टकराई, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा और इस सरफेस का नॉर्मल ये होगा। देखो ना ये सरफेस ऐसा है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे वापस जाएगी। मान लो यहां टकराई, यहां टकराई, तो इस वाले सरफेस का नॉर्मल क्या है? ये, जिस एंगल पे आई उसी पे वापस जाएगी। मान लो यहां टकराई, मान लो कुछ ऐसे लाइट यहां टकराई, तो इस सरफेस का नॉर्मल क्या हुआ? ये, तो लाइट ऐसे जाएगी। तो इट इज वैलिड फॉर स्मूथ सरफेस एज वेल एज रफ सरफेस। प्लीज लिख लेंगे, these laws are valid for both smooth and rough surface। किसी भी तरह के सरफेसेस के लिए ये दोनों लॉज वैलिड हैं। लाइट ने आना है, उस सरफेस का नॉर्मल बनाओ, उसी एंगल पे भेज दो। 2 डिग्री पे आई 2 डिग्री पे जाएगी, 3 डिग्री पे आई 3 डिग्री पे जाएगी, 4 डिग्री पे आई 4 डिग्री पे जाएगी। बात समझ में आई? तुम्हारा कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ तो एक सवाल करो। बहुत बढ़िया सवाल देता हूं, बहुत बढ़िया सवाल देता हूं। एक बार ये मिटा दे।
मुझे बोल रहा है फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस एंगल, इसको मैं एक्स नाम दे देता हूं। बोल रहा है फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक्स। वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे, करना शुरू करते हैं। पहला काम, जहां टकराई वहां नॉर्मल बनाओ, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये था सरफेस, इसके परपेंडिकुलर मैंने ये नॉर्मल बना दी। नाउ इफ दिस इज 20 एंड दिस कंप्लीट इज 90, तो ये क्या होगा 70 डिग्री। यानी मुझे आई मिल गया, माय एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 70 डिग्री। इसको मत बोल देना मेरे भाइयों एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ देखा जाता है, और अगर 70 पे आई तो डेफिनेटली 70 पे गई होगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 70। अगेन ये वाला एंगल भी 90, सरफेस के साथ नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। इफ दिस इज 90, दिस इज 70, दिस इज अगेन 20 डिग्री। तो मेरा x क्या आ गया 20 डिग्री। इस एक सवाल से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से निकालना है, कैसे देखना है, क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होती है इंसिडेंट रे, क्या होती है रिफ्लेक्टेड रे। आपको ये चीज पता लग गई होगी, आपको ये चीज पता लग गई होगी। अच्छा, एक चीज बताऊंगा जो आपके बोर्ड में कभी नहीं आएगी, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट हाँ आगे जाके +1 +2 में आपको हेल्प करने वाली है, प्लस कंपटीशन में एनटीएससी, सब्जेक्ट ओलंपियाड्स, इसमें एक चीज पूछी जाती है, एक तीसरा एंगल पूछा जाता है। तो इसे स्टार मार्क कर लो लाल पेन से। जो भी चीजें सीबीएसई में नहीं है, यानी आपको बोर्ड में नहीं पूछी जाएगी, बट ओलंपियाड में पूछ जाएगी, वो मैं रेड मार्क करूंगा। क्या है ये चीज? बोल रहा है एक और एंगल है जिसे मैं बोल रहा हूं एंगल ऑफ डेविएशन। ये बहुत बार पूछा जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। कॉम्पिटिशंस में असली लड़ाई जहां हो रही होती है, ट्रस्ट मी, 10th में 100 मार्क्स लाना इज, ये नहीं बोलूंगा बहुत आसान है, आपको मेहनत, अगर मैं कई बार बोल दूं ना बहुत आसान है, बच्चे मेहनत करना ही छोड़ देते हैं, यार बहुत आसान है हो जाएगा, नहीं, मेहनत पूरी लगती है, बट आ सकते हैं। बट कंपटीशन असली चीज है, कंपटीशन असली चीज है यार। डीपली किसको चीजें पता है, कंसेप्ट किसके क्लियर है। एंगल ऑफ डेविएशन समझना, ये एंगल सबको पता है यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस सर पता है, नॉर्मल के साथ एंगल, सर ये टकरा के गई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पता है, और मेरा I और R बराबर होते हैं, सर ये पता है ना, ये पता है। मान लो यहां ये प्लेन सरफेस नहीं होता, मान लो ये ऐसे गई ना, यहां से टकराई, सरफेस से टकरा के इधर गई, मान लो ये सरफेस होता ही नहीं, तो लाइट कैसे जाती, ऐसे जाती, लाइट ऐसे जाती। ये क्या हुई है, ये तो रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज अनरिफ्लेक्टेड, सीधी गई, अनरिफ्लेक्टेड सीधी गई। मान लो अगर ये सरफेस ना होता तो ये सीधी जाती। तो डेविएशन क्या होता है? डेविएशन होता है यार कितना अपने रास्ते से भटके, हम बोलते हैं यार डेविएट कर गए तो अपने गोल से, तो अपना एम से डेविएट कर गए, एम से डेविएट कर गए यार, जिस रास्ते में चलना था एम के लिए वहां से भटक गए। तो असली में इस रे का रास्ता तो ये था, बट इस सरफेस के आ जाने की वजह से ये हो गया। तो अनडेविएटेड रे और डेविएटेड रे, या अनरिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और इसे ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज माय एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज माय एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, इस एंगल ऑफ डेविएशन की तुम वैल्यू निकाल सकते हो क्या? मैं बता देता हूं ये एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। मैं एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर कैसे निकाल सकते हो 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों? I और R तो बराबर है, सिंस I इक्वल्स टू R, तो चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता हो,
तो भी आप ये एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हो, आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता हो तो भी आप निकाल सकते हो। बट मेरा आपसे सवाल क्या है, मेरे आपसे दो चीजें मैं आपसे आज मांग रहा हूं, दो चीजें सिर्फ। पहली बात कि सारे नोट्स भेज देना भाई, मैंने चेक करना है किस तरीके से नोट्स बना रहे हो। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 100 नंबर लाने के लिए। सेकंड, कौन इसे डिराइव करके सबसे पहले मेरे पास भेज सकता है कि सब देखो मैंने डिराइव कर दिया, जो आपने लिखा है वो मैंने डिराइव कर दिया है। कुछ नहीं, ज्योमेट्री लगेगी, कुछ रेज ही तो है, कुछ ज्योमेट्री लगेगी, कुछ एंगल लगेंगे, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 कुछ ऐसा ऐसा लगेगा। तो मुझे ये प्रूव करके बताओ कि एंगल ऑफ डेविएशन इज y। एक सवाल करते हैं, मान लो मैं बोल रहा हूं ये रे आई, दिस एंगल इज 30, मुझे बोल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालो, एंगल ऑफ डेविएशन निकालो। तो बात कोई मुश्किल है नहीं, यहां पर मैंने क्या बनाई, नॉर्मल। इफ दिस इज 30 दिस इज 60, यानी मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, जिस पे आई उसी पे गई, यानी मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60। और एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का तरीका 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स आई, यानी 180 डिग्री माइनस 2 टाइम आई कितना है 60, यानी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या आ गया 60 डिग्री। अगर आपको ये पता है तो एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हो। 2-3 बार इस पे सवाल आ चुका है एनटीएससी पे, ओलंपियाड में, और हर साल ही आता है। ये प्रूफ करके बताना सर ये जो आपने लिखा मैं प्रूफ कर सकता हूँ, ज्योमेट्री यूज करनी है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, राइट। चलो आज के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में हम करेंगे प्लेन मिरर में जब आप देखते हो तो उसमें इमेज आपकी कैसे बनती है, कैसे आप अपने आप को देख पाते हो सामने खड़े हुए। सोचा था इस लेक्चर में हो जाएगा बट एक्सटेंड हो रहा है, आधे घंटे से ज्यादा मैं लेक्चर बनाने में विश्वास करता नहीं हूँ। इतना अटेंशन स्पैन नॉर्मली तुम्हारे एज के बच्चों का होता नहीं है, आधे घंटे से ज्यादा तुम अटेंशन दे नहीं पाते until and unless you are some extraordinary kind of person, right? चलो खैर आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, लॉकडाउन का पूर्ण इस्तेमाल करो। जय हिंद।